अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस होंगी वो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होंगी। इससे पहले हमने जो स्टेटमेंट्स देखी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर वो हमारे पास थी इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखी थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती थी सिर्फ एक, ठीक है। उस एक कंडीशन की बेस के ऊपर हम फैसला करते थे कि कौन सा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट थी इसके अंदर सिर्फ एक ही सिचुएशन होती थी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती थी इफ़ वाली कंडीशन, तो उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड रन होता था। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इसका रूल ये था कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो सिर्फ एक होती थी लेकिन उसके आगे ब्लॉक ऑफ कोड्स दो होते थे, ठीक है जी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो फिर ये वाला ब्लॉक रन होता था। अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो जो एल्स वाला ब्लॉक है वो रन होता था। यहाँ पे हमारे पास जो इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है इस लेक्चर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होंगी एक से ज़्यादा, ठीक है। दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे रूल ये होगा कि इफ़ के साथ हमारे पास होगी पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसके नीचे जो ब्लॉक है ये रन होगा। अगर ये कंडीशन है फॉल्स तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ़ के बाद एक यहाँ पे कीवर्ड होगा एलिफ। एलिफ के आगे हमारे पास एक कंडीशन होगी। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके बाद इस कंडीशन के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा। अगर तो ये कंडीशन है फॉल्स, उसके बाद नीचे अगर हमारे पास कोई कंडीशन और मौजूद है तो वो कंडीशन भी नीचे एक और एलिफ होगा, उसके सामने कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन हमारे पास है ट्रू तो उसके बाद उसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। अगर वो कंडीशन है फॉल्स, जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं, 2 3 4 जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर सारी गिवन कंडीशंस हैं फॉल्स तो उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास एक एल्स का कीवर्ड होगा जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। एल्स के नीचे एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, फिर वो रन हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, बाकी सारे जो ब्लॉक्स हैं वो इग्नोर होंगे। लेकिन अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो उसके बाद फिर एंड के ऊपर हमारे पास एल्स होगा। एल्स के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है फिर ये रन होगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसके साथ हमने इफ लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसके साथ हमने एलिफ लिखना है। हमारे पास अगर तीसरी कंडीशन है तो उसके साथ भी हमने एलिफ लिखना है, ठीक है जी। पहली कंडीशन के साथ इफ़, नीचे वाले जितनी भी कंडीशंस हैं सब कंडीशंस के साथ एलिफ लिखना है। और उसके बाद एंड के ऊपर जब हमारे पास कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो एंड के ऊपर फिर हमने एल्स अकेला लिखना है, ठीक है जी। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं आएगी। एल्स वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर वो ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है जब सारी कंडीशंस हैं वो फॉल्स हो जाती हैं। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो ये सारे ब्लॉक्स इग्नोर होंगे, तो फिर हमारे पास जो एंड वाला ब्लॉक है ये रन होगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास आगे क्लास एक्टिविटी है। इस क्लास एक्टिविटी को भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड के ऊपर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास पीछे भी एक क्लास एक्टिविटी है जो कि हमारे पास पिछले एक लेक्चर के अंदर आई थी और वो रह गई थी और मैंने कहा था ये हम अगले किसी लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली जो हमारी एक्टिविटी है BMI कैलकुलेट करने वाली एक्टिविटी, इसको भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना लेक्चर। यहाँ पे जी हमारे पास इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। अब जो हमारे पास इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है इसके अंदर हम मुख्तलिफ कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब ये एक से ज़्यादा कंडीशंस, 2 3 या 4 जितनी भी ज़्यादा कंडीशंस हैं सबको आप चेक कर सकते हैं। एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर ईच कंडीशन। और हर कंडीशन के लिए आप एक मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके नीचे जो ब्लॉक मौजूद है वो रन हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स के नीचे जो ब्लॉक है वो रन हो जाएगा, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे रूल है। यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड होगा इफ़ का, ठीक है जी। उसके आगे होगी हमारे पास कंडीशन 1, पहली कंडीशन, ठीक है जी। इफ़ कंडीशन जो है इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास होगा कोड टू रन इफ़ द कंडीशनल इज़ ट्रू, ठीक है। यानी कि जो कंडीशन, हाँ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, ठीक है। कंडीशनल नहीं है, इसको ठीक कर लें, ये कंडीशन 1 है, ठीक है जी। कोड टू रन इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है ट्रू तो फिर उसके बाद ये वाला जो कोड है ये रन हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे वाला जो कुछ भी है वो सब इग्नोर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर ये हमारे पास कंडीशन है फॉल्स तो फिर होगा ये कि हम चेक करेंगे कंडीशन 2 को। जब हम कंडीशन 2 लिखेंगे तो इसके साथ हमने कीवर्ड फिर इफ़ नहीं लिखना है, इसके साथ हमने एलिफ लिखना है, ठीक है जी। तो एलिफ वाली जो कंडीशन 2 है इसको चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन 2 है तो इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है ये रन होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोड टू रन इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद ये वाला कोड रन होगा। अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो उसके बाद फिर तीसरी जो कंडीशन होगी वो भी एलिफ के साथ लिखी जाएगी अगर तीसरी कंडीशन है। अगर तीसरी कंडीशन नहीं है तो फिर आप सिंपली एल्स लिखेंगे।
एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती, यानी कि एंड के ऊपर आपने एल्स लिखना होता है। फिर एल्स के नीचे आप वो कोड लिखेंगे या वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो कि रन होगा अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए यही लिखा हुआ है एल्स के नीचे कोड टू रन इफ़ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं एग्जांपल को। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया है वेदर इक्वल्स टू स्ट्रिंग डेटा है हमारे पास क्लाउडी, ठीक है जी। इस स्ट्रिंग के हमारे पास बराबर है हमारा वेरिएबल। तो हमारे पास इफ़ कंडीशन इफ़ वेदर इक्वल्स सनी, ठीक है जी। अगर हमारे पास जो हमारा वेरिएबल वेदर है ये अगर स्ट्रिंग सनी के बराबर है तो उसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा प्रिंट, ठीक है जी। प्रिंट स्टेटमेंट फिर रन होगी। कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास? वियर सन ग्लासेस, ठीक है जी। आप सन ग्लासेस पहने, ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी अगर हमारे पास जो वेदर है वो सनी स्ट्रिंग के है बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने वेदर के आगे स्टार्ट में तो एक ही इक्वल का साइन लगाया था, लेकिन नीचे मैंने दो इक्वल के साइन लगाए हैं। उसकी वजह यह है कि स्टार्ट के अंदर हमने जब एक इक्वल का साइन लगाया था तो हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर एक सिंगल इक्वल का साइन होता है। यहाँ पे हमने दो इक्वल के साइन नहीं लिखने होते, इसलिए हमने स्टार्ट के अंदर एक ही इक्वल का साइन लिखा। लेकिन जब हमने इक्वलिटी शो करवानी होती है या फिर हमने जब कंपेरिजन शो करवाना होता है तो उस वक्त, बल्कि जब हमने इक्वलिटी शो करवानी होती है तो उस वक्त हम दो इक्वल के साइंस इस्तेमाल करते हैं। जब हमने अपने कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब आपने दो वेरिएबल्स को या दो नंबर्स को या एक वेरिएबल और एक नंबर को बराबर दिखाना होता है तो फिर आपने दो इक्वल के साइन इकट्ठे इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि हम इस वेरिएबल को इक्वल दिखा रहे हैं इस स्ट्रिंग डेटा के, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो इक्वल के साइन इस्तेमाल करने हैं, आपने इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास हमारा जो वेरिएबल वेदर है ये अगर वर्ड सनी जो हमारे पास स्ट्रिंग है सनी, इसके अगर ये बराबर हो जाता है तो फिर हमारे पास ये जो नीचे प्रिंट स्टेटमेंट ये शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिफ, ठीक है जी। देखें स्टार्ट के अंदर जब हमने इफ़ कंडीशन लिखी तो उसके सामने मैंने लगा दिया था कॉलन, ये दो आपको छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये लगाना ज़रूरी है। जब आप ये छोटे डॉट्स लगाएंगे तो इसका मतलब है आपकी इफ़ कंडीशन जो है यहाँ पे स्टॉप हो रही है। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आगे जो कर्सर है वो अब कुछ स्पेस के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। उसके बाद जब इसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अगेन ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। तो ये जो स्पेस आ रही है, इंडेंटेशन आ रही है, इसका मतलब ये कि नीचे मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये इफ़ कंडीशन जो है इससे नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड और इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे सारा कुछ रन हो जाएगा। लेकिन मेरा ब्लॉक प्रिंट के ऊपर हो गया स्टॉप, तो फिर मैं बैक स्पेस प्रेस करके इस इंडेंटेशन को ख़त्म करूँगा और अब यहाँ पे मैं एलिफ कंडीशन लिखूँगा, ठीक है। जो वहाँ पे किताब के अंदर हमारे पास है एलिफ, और एलिफ के आगे क्या है हमारे पास वेदर इक्वल्स कि हमारा जो वेदर है ये अगर बराबर हो जाए रेनी के, ठीक है जी। वेदर अगर हमारे पास बराबर हो जाए रेनी के तो यहाँ पे अगेन आपने कॉलन लगाना है ताकि पता चले कि आपकी यहाँ पे एलिफ कंडीशन खत्म हुई है। उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा एलिफ कंडीशन के ट्रू होने पे, ठीक है। तो स्पेस आ गई हमारे पास। यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट। अगर हमारे पास वेदर हो रेनी यानी कि बारिश आ रही हो तो उसके बाद होता ये है कि आपने छतरी पहनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक एन अम्ब्रेला, आपने छतरी लेनी होती है, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। ये मैसेज शो होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको ख़त्म करना है। तो जब एंटर प्रेस करेंगे अगेन स्पेस आ जाएगी, प्रिंट के एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा कर्सर। तो आपने यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि आगे आपने एल्स कंडीशन लिखनी है। एल्स कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स हो जाती हैं फॉल्स, ठीक है जी, इफ़ वाली जो है वो भी फॉल्स, एलिफ वाली भी फॉल्स, तो फिर क्या होगा, फिर एल्स के नीचे हम जो यहाँ पे स्टेटमेंट अब लिखने लगे हैं एल्स, अगेन आपने यहाँ पे कॉर्नर लगाना है, फिर आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, फिर इंडेंटेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने इस इंडेंटेशन के साथ यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। तो ये फिर एल्स वाली जो कंडीशन है उसके बाद ये रन होगा, यानी कि ऊपर वाले दोनों जब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी फिर एल्स के नीचे जो ब्लॉक है ये रन होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है जी प्रिंट एंजॉय योर डे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्टार्ट में वेदर वेरिएबल है इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी क्लाउडी, ठीक है जी, कि बादल हैं। अगर देखें कंडीशन हमारे पास है इफ़ वेदर इक्वल सनी, अगर वेदर हमारे पास है सनी तो फिर क्या प्रिंट होगा, वियर सन ग्लासेस, ठीक है जी, सन ग्लासेस पहने। एलिफ के अंदर हमारे पास अगर वेदर हमारे पास हो जाए रेनी तो उसके बाद आपने प्रिंट करवाने टेक एन अम्ब्रेला। उसके बाद हमारे पास है एल्स। एल्स का मतलब ये है कि ना तो वेदर सनी है ना ही वेदर है रेनी, ठीक है, ना ही धूप है ना ही बारिश है।
तो उसके बाद क्या होगा, आपने प्रिंट करवाना है एंजॉय योर डे, ठीक है जी। तो कोई मसला यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपने एंजॉय योर डे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेदर है वो क्लाउडी है, तो हमारे पास अब क्या मैसेज शो होगा, इफ़ वाली कंडीशन वेदर इक्वल्स टू सनी फॉल्स हो गई, एल्स एलिफ वाली कंडीशन वेदर इज इक्वल टू रेनी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो फिर ट्रू क्या है, ट्रू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है। जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर एल्स के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हो जाएगा। क्या ब्लॉक ऑफ कोड है, प्रिंट एंजॉय योर डे, तो एंजॉय योर डे जो मैसेज है ये हमें शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने मैसेज शो हो गया एंजॉय योर डे। अब हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। जो हमारे पास पहली हमारी कंडीशन इफ वेदर इक्वल्स टू सनी, हम इस कंडीशन को ट्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लाउडी की जगह लिख देता हूँ सनी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम सनी लिख दें तो अब हमारे पास जो पहली कंडीशन है ट्रू गई है। तो पहली जो हमारे पास इफ कंडीशन है इसके नीचे जो अब ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हो जाएगा। क्या ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है प्रिंट वियर सन ग्लासेस, ठीक है जी। तो वियर सन ग्लासेस यहाँ पे शो होगा क्योंकि मौसम अब सनी हो गया, वियर सन ग्लासेस, ठीक है जी। तो हमारे पास मैसेज शो हो गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है इसको हम ट्रू करवाते हैं। दूसरी हमारे पास कंडीशन है जी इफ़ वेदर इक्वल्स टू रेनी, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ रेनी, ठीक है जी। ये लिंच टेक एन अम्ब्रेला, तो उसके नीचे जो कंडीशन थी, कंडीशन जो थी हमारे पास एलिफ वाली, उसके नीचे जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड था वो रन हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब देखें ये चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स या फिर कोटेशन मार्क्स लगाए हैं रेनी के अराउंड, सनी के अराउंड, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे हाँ जी रेनी और सनी के अराउंड हमने इन्वर्टेड कॉमर्स इसलिए लगाए क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा, तो इसीलिए यहाँ पे जब हम वेरिएबल को कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ भी हमने फिर स्ट्रिंग डेटा के साथ इसको कंपेयर करवाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, बल्कि हमारी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी, ठीक है जी। ये क्लास एक्टिविटी है, इसको अब हम देखते हैं। ये बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, राइट एंड इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है टू चेक इफ़ ए नंबर इज़ पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। आपने भी चेक करने के नंबर आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल होंगे और इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर n है, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है और वैल्यू इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर, ठीक है जी। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट करवा देते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो जिनके साथ डेसिमल होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोट, ठीक है जी, फ्लोट। और उसके बाद हम चाहते हैं कि नंबर जो है वो यूज़र हमें नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, उसके बाद यूज़र को मैसेज क्या शो होगा जिसके बदले में यूज़र हमें नंबर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द रिक्वायर्ड नंबर, आपने रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना, ये यूज़र को मैसेज शो होगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी इफ़ एलिफ एल्स कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़, ठीक है जी, इफ़ n इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर हमारे पास n जो है वो ज़ीरो से लेस हो, ठीक है जी। तो उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे अब एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन होगा, प्रिंट द नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए हमने कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया अपनी इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर। अब देखें इफ़ के साथ हमने जो, अब देखें सिंटैक्स वही है, सबसे पहले इफ़ आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ गई कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, n इज़ लेस देन ज़ीरो। जब ये कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है, जब हम n के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे, यानी कि इनपुट फंक्शन अप्लाई हो रहा है ना वहाँ पे, तो जब n के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो फ्लोट वैल्यू होगी, ठीक है जी, यानी कि डेसिमल वाली भी हो सकती है, डेसिमल के बगैर भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जब n लेस देन ज़ीरो, अब देखिए फ्लोट के साथ मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये डेसिमल वाली वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल के बगैर भी हो सकती है। इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे जब आपने फ्लोट का वर्ड लिख दिया तो इसका फ़ायदा ये है कि आप n के अंदर 1.1 भी स्टोर करवा सकते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आप इसके अंदर सिर्फ 1 भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो डेसिमल के बगैर वाले इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स भी अब यहाँ पे आप इनपुट के तौर पे यहाँ पे दे सकेंगे, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। अब देखें इफ़ के साथ क्या कंडीशन है, n इज़ लेस देन ज़ीरो, जो आपने इनपुट दी है n के अंदर, मिसाल के तौर पे आपने n के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी -1, ये नेगेटिव है, तो फिर ये जो आपके पास इफ़ के साथ कंडीशन n इज़ लेस देन ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज़ नेगेटिव, तो फिर नंबर इज़ नेगेटिव जो है ये प्रिंट होकर हमारे सामने आएगा। अगर ऐसा केस नहीं होता, ठीक है, अगर नंबर ज़ीरो से छोटा नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास, अब देखें यहाँ पे कर्सर जो है प्रिंट वाली सीध में नीचे आ गया, हमने यहाँ पे एलिफ वाली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट नहीं करी, हमने यहाँ से पीछे से स्टार्ट करें, ठीक है जी। अगर हम यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो इफ़ वाली स्टेटमेंट है उसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसी ब्लॉक का ये पार्ट है, हमने उस ब्लॉक से अब निकलना है, तो हमने बैक स्पेस प्रेस करनी है। तो अब यहाँ पे आएगा एलिफ
दूसरी कंडीशन के लिए आप एलिफ इस्तेमाल करते हैं, एल्स इस्तेमाल नहीं करते। याद रखना, जब आपने एल्स लिखना है तो एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आएगी, एल्स के नीचे सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड आएगा जो कि सब कंडीशंस के फॉल्स होने के बाद रन होगा। यहाँ पे हमारे पास एलिफ, इसके आगे हमारे पास क्या कंडीशन है, एलिफ एन इज़ ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर होगा हमारे पास प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, तो नंबर इज़ पॉजिटिव, ये प्रिंट होगा। अब देखें यहाँ पे, आप देखें जो एलिफ के नीचे प्रिंट है, ये प्रिंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस आ गई थी। जब मैंने इस कॉलन के बाद एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मुझे स्पेस मिल गई और स्पेस के बाद मुझे प्रिंट देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है प्रिंट क्योंकि स्पेस के बाद है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट है ये एलिफ वाली जो कंडीशन है उसके ट्रू होने पे ये वाला जो कोड है ब्लॉक का ये रन होगा। ठीक है जी, यानी कि आपने जब n को कोई वैल्यू इनपुट के तौर पे दी n के अंदर और आपने कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया, चाहे वो डेसिमल वाला है चाहे वो डेसिमल के बगैर वाला है, तो उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एलिफ वाली कंडीशन। जब एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, अब देखें जो हमारे पास ये कंडीशन थी, देखें कंडीशन सारी 1 बाय 1 चेक होंगी। जब आपने कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे इनपुट में दे दिया तो उसके बाद सबसे पहले तो ये पहली इफ़ वाली जो कंडीशन है ये चेक होगी। अब इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे हो जानी है फॉल्स। ठीक है जी, क्योंकि नंबर आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव पे ये ट्रू होना है, तो ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद फिर चेक होगी नीचे वाली एलिफ वाली कंडीशन। ये कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू क्योंकि आपका नंबर है पॉजिटिव। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो मैसेज है ये वाला जो, या फिर इसके नीचे ब्लॉक ऑफ कोड है रन हो जाएगा, यानी कि प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ये आपको शो हो जाएगा मैसेज। उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं ये अगर ट्रू नहीं होती, ठीक है, जब देखें मैंने एंटर प्रेस किया है तो हमारे पास अगेन प्रिंट के नीचे कर्सर आ गया, मैंने बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे एल्स लिखना है, तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरह से एल्स लिख दिया। अब देखिए अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, यानी कि नंबर ना तो 0 से छोटा आता है ना 0 से बड़ा आता है, तो ये दोनों कंडीशंस हो जाएंगी फॉल्स। तो फिर इसका मतलब क्या, मतलब ये कि नंबर आपका जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, 3 ही सिचुएशंस हो सकती हैं किसी नंबर के लिए, या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, या फिर वो 0 होगा खुद। यहाँ पे अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर खुद है 0। तो यहाँ पे फिर क्या प्रिंट हो एल्स के अंदर, एल्स के अंदर फिर प्रिंट होगा द नंबर इज़ 0। ठीक है जी, ये प्रिंट होगा। अब देखिए हमारे पास जो हमारी एक्टिविटी है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज शो हो गया, एंटर द रिक्वायर्ड नंबर। अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आप एंटर करें। पहले यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ, 6.3 पॉजिटिव है तो मैसेज शो हो जाएगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, उसके बाद अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, इफ़ वाली कंडीशन थी n इज़ लेस देन 0। ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी क्योंकि नंबर मैंने पॉजिटिव दिया था। तो फिर नीचे वाली जो कंडीशन है एलिफ वाली वो ट्रू हुई है, तो उसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप देख सकते हैं द नंबर इज़ पॉजिटिव। एलिफ वाले के नीचे ब्लॉक ऑफ कोड है द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ तो फिर हमारे पास इफ़ वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4, यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, नंबर नेगेटिव हो गया यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब पहले जो दोनों कंडीशन है इफ़ वाली कंडीशन और एलिफ वाली कंडीशन, इन दोनों को अब मैं फॉल्स करवाता हूँ। कैसे फॉल्स करवाऊंगा, मैं यहाँ पे 0 दूंगा इनपुट के तौर पे। तो जब 0 मैं इनपुट के तौर पे दूंगा तो इफ़ वाली कंडीशन भी फॉल्स, एलिफ वाली भी फॉल्स, और उसके बाद नीचे हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि द नंबर 0 जो है वो हमें शो किया हुआ मिलेगा। 0 इनपुट में दे दिया, द नंबर इज़ 0, तो हमारे पास नंबर जो है वो 0 है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्लास एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो BMI कैलकुलेट करने वाली क्लास एक्टिविटी थी उसके ऊपर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने BMI कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को यहाँ से रीड कर लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या पूछ रहे हैं वो। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। आपने बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है। आस्क द यूज़र फॉर देयर वेट एंड हाइट। आपने यूज़र से पूछना है कि अपना वेट और हाइट बताओ, यानी कि यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ होगा दोनों वेरिएबल्स के साथ। एक वेरिएबल आप हाइट के लिए डिफाइन करवाएंगे, एक वेट के लिए। उन दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर करनी है वो हम यूज़र से लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन अप्लाई होगा। देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले देयर BMI। तो उसके बाद आपने करना ये कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स बता दिए हैं। आस्क द यूज़र फॉर देयर वेट एंड हाइट। आपने सबसे पहले वेट और हाइट के लिए यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेके आपने कंप्यूट करना है BMI और उसके बाद डिस्प्ले भी करना है BMI। ठीक है जी, आपने BMI को कंप्यूट करना है। ठीक है, यानी कि मालूम करें कि उसका BMI क्या है वेट और हाइट की बेस के ऊपर। उसके बाद आपने BMI को प्रिंट भी करवाना है कि ये इसका BMI है, प्रिंट BMI। उसके बाद एंड क्लासिफिकेशन, और जो क्लासिफिकेशन है BMI की वो भी आपने प्रिंट करवानी है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि कितना BMI हो तो हमारे पास जो इंसान है वो अंडरवेट होगा, कितना BMI हो तो वो नॉर्मल वेट होगा, कितना BMI हो तो वो ओवरवेट होगा, और कितना BMI हो तो बंदा ओबीज होगा, यानी कि मोटा होगा बंदा, उसके अंदर मोटापा होगा। ये चीज़ हमने अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी डिनोट करवानी है। तो ये क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमारी इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन। ठीक है जी, तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस एक से ज़्यादा आ रही हैं तो इसलिए हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा यहाँ तक तो होगी हमारे पास इंस्ट्रक्शन कि आपने कोड कैसे लिखना है, ठीक है जी। 3 चीज़ें हमने दिखानी है, कंप्यूट करना है, इसको 3 चीज़ें करनी है और दिखानी 2 चीज़ें आपने कंप्यूट करना है, BMI को एंड डिस्प्ले देयर BMI, 2 चीज़ें आपने दिखानी है। पहला आपने BMI दिखाना है एंड क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर पे आपने फिर क्लासिफिकेशन दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे। दी बॉडी मास इंडेक्स BMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग दी फार्मूला गिवन बिलो। नीचे हमारे पास जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करते हुए आपने BMI कैलकुलेट करना है। देखें BMI कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला ठीक नहीं, इसमें मिस्टेक है। फार्मूला होता है हमारे पास वेट ओवर हाइट का स्क्वायर, जो आपके पास नीचे हाइट है इसके ऊपर पावर होती है 2, ठीक है जी। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है हाइट, इसके अंदर जो पावर है वो इसकी 2 होती है, वेट ओवर हाइट। वेयर वेट इज़ इन किलोग्राम्स, यहाँ पे जो वेट आपने पुट करना है वो लाजमी आपने किलोग्राम में पुट करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने हाइट पुट करनी है वो पुट करनी है आपने मीटर्स के अंदर, हाइट इज़ इन मीटर्स, मीटर्स के अंदर जो हाइट बनती है आपने वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से उसका वेट और हाइट इनपुट के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं वेट इक्वल्स टू, यहाँ पे वो डेसिमल के अंदर भी वैल्यू दे सके यूज़र, तो इसलिए हम शुरू में फ्लोट लिख देते हैं। उसके बाद इनपुट के यूज़र से इनपुट ले, मैसेज क्या शो हो, मैसेज शो हो एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स, ठीक है जी। यूज़र को हम कहेंगे किलोग्राम्स के अंदर आप अपना वेट बताएं, ठीक है जी। उसके बाद जब किलोग्राम्स के अंदर वो वेट बता लेगा, वेट वाला जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया इसके अंदर उसका वेट हो जाएगा स्टोर। जब इसके अंदर उसका वेट स्टोर होगा तो फिर अगेन उसको एक और लाइन शो होगी जिसके अंदर उससे हाइट के लिए डेटा मांगा जाएगा, ठीक है। हाइट के अंदर भी वो फ्लोट के अंदर वैल्यू पुट कर सके, क्योंकि उसने मीटर में बतानी है तो मीटर के अंदर तकरीबन डेसिमल में वैल्यू होती है, तो फ्लोट। और उसके बाद हमारे पास है इनपुट, इनपुट के तौर पे मैसेज क्या शो हो, मैसेज ये शो हो कि एंटर योर हाइट इन मीटर्स, मीटर्स में अपनी हाइट बताएं। ये तो हमारे पास हो गए पहले दोनों काम, हमने वेट और हाइट के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। यूज़र से हमने डेटा मांग लिया, यूज़र ने यहाँ पे डेटा दोनों में स्टोर कर दिया। अब दोनों में डेटा हो गया स्टोर। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले देयर BMI एंड क्लासिफिकेशन। 3 काम करने। पहला काम क्या है, देन कंप्यूट द BMI, हमने BMI कंप्यूट करने, कैलकुलेट करने, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने चेंजिंग ये करनी है कि जो हाइट है हमारे पास इसके अंदर हमने जो पावर इसकी वो 2 लिखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसका BMI कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं BMI, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके। वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास वेट, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, वेट के जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखे हैं इस जगह आपने वेट के वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि हम इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लेंगे। जो यूज़र ने वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई है वेट के अंदर और यहाँ पे हाइट के अंदर जो यूज़र ने वैल्यू स्टोर करवाई है, असल में वेट के अंदर हम वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे BMI को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद इसके नीचे क्या है हमारे पास, डिवीज़न है, स्लैश, और उसके बाद हमारे पास है हाइट। हाइट का जो वेरिएबल आपने स्पेसिफाई किया है उसकी आपने जिस फॉर्म में या फिर आपने उसके जो स्पेलिंग्स लिखे हैं वो सेम स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने हाइट। और हाइट की पावर क्या है हमारे पास 2, और पावर के लिए हम डबल स्टेरिक इस्तेमाल करते हैं, डबल स्टेरिक 2। तो ये है जी आपके पास वेट ओवर हाइट की पावर 2, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको पाइथन की एक्सप्रेशन के सेंटेक्स में लिखना है, ठीक है। ये कैसे हम लिखते हैं पाइथन के एक्सप्रेशंस, इनका सेंटेक्स क्या है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा एक्सप्रेशंस इन पाइथन के नाम से, तो वो आपने ज़रूर देखना है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशंस जो है वो कैसे लिखी जाती हैं। वेट ओवर हाइट डबल स्टेरिक 2 यानी कि वेट ओवर हाइट का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो है BMI कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद BMI हमने कंप्यूट तो कर लिया, आगे हमने क्या करना है अब देखें ये कंप्यूट हो गया है। जो हमारे पास BMI वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कैसे वैल्यू स्टोर होगी, वेट के लिए यहाँ पे वैल्यू ये वाली हम इस्तेमाल करेंगे जो वेट में स्टोर किया यूज़र ने, हाइट के अंदर जो यूज़र ने वैल्यू स्टोर की है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसका फिर हम लेंगे स्क्वायर। यहाँ पे होगी कैलकुलेशन, जो यहाँ से कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो BMI के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। BMI के अंदर कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर हो गया, लेकिन वो अभी डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले करवाने के लिए ये करना पड़ेगा, डिस्प्ले देयर BMI, प्रिंट फंक्शन हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट द वेरिएबल BMI, जो BMI वेरिएबल है इसको आपने प्रिंट करवा देना है, ठीक है जी। इसको आप प्रिंट करवाएंगे तो फिर BMI के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो फिर यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे शो की हुई वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ और करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे इसकी लिखनी है। क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे अब आ रहे हैं हमारे पास इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन लिखते हैं। अब देखें जो हमारे पास BMI है उसके लिए मैं यहाँ पे अब कंडीशंस लिखने लगा हूँ, इफ़, एलिफ, एल्स कंडीशंस। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना। इफ़ हमारा जो BMI है, इफ़ BMI, ठीक है जी, इफ़ BMI इज़ लेस दैन 18.5, अगर हमारे पास BMI 18.5 से लेस हो। अब देखें सिंटैक्स इसका नोट करें, इफ़ कंडीशन का। इफ़ आपने शुरू में लिखा, आगे आपने कंडीशन लिख दी कि हमारे पास जो BMI है, देखें BMI के लिए यहाँ पे मैंने BMI तीनों कैपिटल लिखे हैं। यहाँ भी आपने कैपिटल लिखने, स्मॉल नहीं लिखने। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल को आप मिक्स कर देंगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा, वो रन नहीं होगा, ठीक है जी।
अब देखें BMI अगर 18.5 से लेस हो तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन या फिर स्पेस आ गई। तो फिर क्या ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा प्रिंट ओवरवेट, ठीक है, बल्कि अंडरवेट, यहाँ पे अंडरवेट है, ठीक है जी। अभी तो शुरुआत है, ये अंडरवेट है यानी कि इसका वेट बहुत कम है जिसका BMI 18.5 हो, ठीक है जी। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है अंडरवेट, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन कॉलन स्पेस अंडरवेट, इसका हम यू बड़ा लिख देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इसकी क्लासिफिकेशन प्रिंट हो जाएगी। अगर जो BMI है वो 18.5 से कम ना हो, 18.5 हो या उससे ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एलिफ की। यहाँ पे देखें कर्सर किसके नीचे, कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंट फंक्शन के नीचे। मुझे प्रिंट फंक्शन के नीचे अब कर्सर नहीं चाहिए, मुझे इफ़ वाली कंडीशन के नीचे जो ब्लॉक है इससे बाहर निकलना है। अब मुझे एलिफ वाली जो कंडीशन है वो लिखनी है। एलिफ यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास है BMI इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे BMI ग्रेटर हो 18.5 या फिर 18.5 से बड़ा हो या फिर लेस देन और इक्वल टू 24.9, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो है ये होगा नॉर्मल वेट, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मैंने BMI के बारे में यहाँ पे एलिफ कंडीशन के अंदर लिखा, ये नॉर्मल वेट के लिए हमारे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एलिफ BMI इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास BMI है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18.5 और यहाँ पे हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 24.9। यहाँ पे आपके पास है सिर्फ लेस देन, ठीक है। जो 18.5 है अंडर वेट के लिए 18.5 से BMI आपका सिर्फ लेस होगा, इसके साथ इक्वालिटी नहीं है। तो फिर 18.5 किसी क्राइटेरियन में तो आना चाहिए, इसलिए नीचे जब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18.5 जो है उससे आपका BMI बड़ा हो या बराबर हो या फिर आपका BMI 24.9 हो या उससे कम हो। इस रेंज के अंदर अगर आपका BMI होगा उसके बाद आपने क्या प्रिंट करवाना है, आपने लिखना है यहाँ पे प्रिंट नॉर्मल वेट, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल वेट, ठीक है। यहाँ पे इसका वेट नॉर्मल है। अब देखें अगेन प्रिंट के नीचे कर्सर आ गया, मुझे अब इस ब्लॉक से बाहर निकलना है। बैक स्पेस प्रेस करेंगे, अगेन हम एलिफ वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। एलिफ अगेन ये आपके पास साहब नॉर्मल वेट, उसके बाद अगेन हमारे पास एलिफ की कंडीशन है। यहाँ पे अगर हमारा BMI 25 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 हो BMI हमारा, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 29.9 हो, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा ओवरवेट, ठीक है। तो फिर जो आदमी है जिसका BMI 25 और 29.9 के दरमियान है तो वो हमारे पास होगा ओवरवेट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ओवरवेट, ठीक है। तो ये ओवरवेट है, इसका वेट ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक लास्ट कंडीशन कि अगर हमारा जो BMI है वो 30 से बड़ा हो तो फिर है ओबीस, बंदा ओबीस यानी कि उसके अंदर मोटापा है, ओबेसिटी है। अब लास्ट कंडीशन बच गई है कि अगर हमारे पास जो BMI है वो 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो तो बंदा जो है वो है ओबीस। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एलिफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए फिर हम यहाँ पे एल्स इस्तेमाल करेंगे। तो इस ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए बैक स्पेस प्रेस करेंगे, पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स। और हम जानते हैं कि जब हम एल्स लिखते हैं तो एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, सिर्फ एल्स के नीचे हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो कि तमाम कंडीशन के फॉल्स होने के बाद रन होते हैं। तो वो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो होगा हमारे पास प्रिंट। अब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ओबीस, ठीक है। ओबीस यानी कि मोटापा है बंदे में। अब इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। अब देखिए एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स, किलोग्राम्स के अंदर वेट मांग रहे हैं, आप किलोग्राम्स के अंदर वेट पुट कर दें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पुट कर दें वेट 75, ठीक है जी। आप डेसिमल में दे दें 75.6, क्योंकि आपने शुरू में वेट वाले वेरिएबल से पहले आपने फ्लोट लगाया था। असाइनमेंट ऑपरेटर जब आपने अप्लाई किया था वेट वाले वेरिएबल के ऊपर और सामने आपने पहले फ्लोट लिखा था, यानी कि आप यहाँ पे फ्लोट पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटर योर हाइट इन मीटर्स, मीटर्स के अंदर हम हाइट यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 1.75 मीटर्स, ठीक है जी। 1.75 मीटर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको मैं स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ ताकि जो आगे लिखना है ये थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाए। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे भी हम स्पेस दे देंगे, यानी कि जो आप इनपुट देंगे उस इनपुट के दरमियान, यानी कि उस इनपुट और जो मैसेज शो होगा इसके दरमियान आपको स्पेस देखने को मिले, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 80,
ठीक है, या फिर 75.6 लिख देते हैं डेसिमल में। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर जो हाइट इन मीटर्स, हाइट लिख देते हैं 1.75 मीटर्स। ठीक है जी, हमने यहाँ पे मीटर में हाइट लिख दी डेसिमल में। अब डेसिमल के अंदर दोनों हम इसलिए लिख सकते हैं कि शुरू में हमने फ्लोट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जब ये दोनों आपने यहाँ पे इनपुट्स दे दी तो ये दोनों इनपुट्स जाके वेट और हाइट के वेरिएबल्स के अंदर हो जाएंगी स्टोर। ये दोनों इनपुट्स वेट और हाइट के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई। उसके बाद जो बीएमआई का वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। जो बीएमआई के आगे आपने एक्सप्रेशन लिखी है उसका आंसर स्टोर होगा बीएमआई वेरिएबल के अंदर। अब बीएमआई का जो वेरिएबल है उसके ऊपर नीचे हमारे पास कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। जो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो कंडीशन ट्रू होगी उसके नीचे जो आपके पास क्लासिफिकेशन वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होती है एंटर के बाद। यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले तो आपका जो बीएमआई है वो प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में हमने ये लिखा था कि हमारे पास हमारा जो बीएमआई है ये प्रिंट होगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास बीएमआई ने प्रिंट होना था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें प्रिंट बीएमआई, यहाँ पे बीएमआई प्रिंट होना था, बल्कि हम यहाँ पे बीएमआई सिर्फ प्रिंट करवाने के साथ साथ हम कुछ मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। द BMI इज़, ठीक है जी, जो BMI है वो ये है, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दें। उसके बाद आप कॉमा लगा दें, कॉमा के बाद आपने BMI लिखना है। BMI वेरिएबल के तौर पे ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे जो BMI के अंदर वैल्यू स्टोर होगी इस जगह से वो फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे गेन हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए इसकी तरतीब आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले जो आपके पास दोनों वेरिएबल्स हैं वेट वाला और हाइट वाला, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वेट और हाइट के अंदर, जो यूज़र वैल्यू देगा। उसके बाद जो BMI है इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी जो इस एक्सप्रेशन का जवाब होगा। ठीक है जी, BMI के फार्मूला का BMI के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद ये प्रिंट वाला फंक्शन रन होगा। कुछ हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा ये द BMI इज़, और BMI के अंदर जहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद होगा ये कि ये जितनी भी नीचे कंडीशंस लिखी हुई हैं ये कंडीशंस होंगी रन। सबसे पहले पहली कंडीशन रन होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि जो BMI यहाँ पे कैलकुलेट होता है इस फार्मूला के अंदर, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो BMI कैलकुलेट होता है, अगर वो BMI है 18.5 से छोटा, तो उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली इफ वाली कंडीशन। और ये वाला जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड ये रन होगा और प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो मैसेज है शो हो जाएगा और नीचे वाली तमाम कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगी, वो अब चेक नहीं होगी क्योंकि पहले ही ट्रू हो गई है। अगर पहली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हमारा BMI है वो 18.5 या फिर 24.9 के दरमियान BMI आ जाता है, तो उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें 18.5 या फिर 24.9 के दरमियान अगर BMI आ गए तो इसका मतलब क्या, मतलब ये कि ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके नीचे वाला ब्लॉक अब रन नहीं होगा। उसके बाद अगेन हमारे पास इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है ये रन, ये ट्रू है। अगर हमारे पास हमारा BMI आ जाता है 25 और 29.9 के दरमियान, तो उसके बाद ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, इसके नीचे वाला ब्लॉक नहीं रन होगा। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, इसके नीचे वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। अब ये वाली कंडीशन है ट्रू, तो फिर इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है ये हो जाएगा रन। अगर हमारा BMI आ जाता है 30 से ज़्यादा, ठीक है, 30 या फिर 30 से ज़्यादा, तो उसके बाद होगा ये कि आपकी पहले वाली कंडीशन भी फॉल्स, ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। ये कंडीशन भी फॉल्स, ये ब्लॉक रन नहीं होगा। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स एलिफ वाली, इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है ये भी रन नहीं होगा। अब उसके बाद होगा कि एल्स वाले जो आपके पास एल्स वाला कीवर्ड है इसके नीचे ब्लॉक ऑफ कोड है, फिर ये रन हो जाएगी क्योंकि तमाम कंडीशंस हो चुकी हैं फॉल्स। ठीक है जी, आपने अब ये नोट करने के जो पहली कंडीशन है उसके साथ आपने इफ लगाना होता है, दूसरी के साथ एलिफ, तीसरे के साथ एलिफ। जहाँ तक आपके पास कंडीशंस जाती हैं सिर्फ पहली कंडीशन के साथ इफ़, बाकी तमाम कंडीशंस के साथ एलिफ। और जब कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि सारी कंडीशंस के फॉल्स होने के बाद आपने जो ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना होता है वो फिर आप एल्स के नीचे लिखते हैं। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है जी, और ये आपने नोट करने के सबके आगे आपने ये वाला जो कॉलन है ये लाजमी लगाना है। ठीक है जी, अब इस कोड को रन करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि हमने यहाँ पे अब चेंजिंग करनी है, जो कि बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि हमारा BMI जो है ये अगर 24.9 से कम हुआ और 18.5 से ज़्यादा हुआ या फिर इन दोनों के बराबर हुआ तो फिर ये यहाँ पे इस एलिफ वाली कंडीशन के अंदर फॉल करेगा और ये एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। उसके बाद जो हमारे पास अगली एलिफ वाली कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारा BMI 25 के बराबर या फिर 25 से ज़्यादा हुआ और 29.9 या फिर उससे कम हुआ तो फिर इस क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा और ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। लेकिन हमारे पास वो भी तो BMI हो सकता है जो BMI 24.9 से तो बड़ा हो लेकिन 25 से छोटा हो। तो इस तरह का जो BMI है वो ना यहाँ पे फॉल करेगा ना यहाँ पे फॉल करेगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो फिर चला जाएगा एल्स के अंदर, यहाँ पे ओबीस हो जाएगा वो, लेकिन वो ओबीस तो नहीं है। अब ये किस तरह से हो सकता है, ये कैसा नंबर हो सकता है, मैं आपको वो नंबर अब समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास BMI का आंसर आ जाता है 24.92। अब ये जो 24.92 वाला नंबर है, ये नंबर 24.9 जो है इससे छोटा नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा है तो फिर
इस इंटरवल के अंदर या फिर इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये फॉल नहीं करता। जब इस क्लासिफिकेशन में ये फॉल नहीं करता तो फिर जब ये वाला हमारे पास BMI का आंसर आएगा तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर कौन सी ट्रू होगी? फिर अगली कंडीशन हम चेक करते हैं, ये वाली कंडीशन। लेकिन ये इसके अंदर भी तो फॉल नहीं करता क्योंकि आपके पास 24.92 है, ये 25 से तो छोटा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन में कौन से BMI है? इसके अंदर सिर्फ वो BMI है जो कि 25 या फिर 25 से बड़े हैं। तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? फिर ये एल्स में चला जाएगा क्योंकि इनमें से किसी के अंदर फॉल नहीं करता। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ना इफ वाली ट्रू होगी ना नीचे वाली, दोनों एलिफ वाली ट्रू होंगी। तो फिर ये एल्स वाले में चला जाएगा और इसके लिए क्लासिफिकेशन शो हो जाएगी ओबीस। हालांकि इसकी क्लासिफिकेशन ओबीस नहीं होनी चाहिए। ओबीस किसकी होनी चाहिए? जो कि 30 से बड़े हैं, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो ओबीस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे होगा ये कि इसको ट्रू करवाने के लिए फिर हम यहाँ पे जो 25 है, इस 25 को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। इस 25 की जगह में लिखना पड़ेगा 24.9 और यहाँ पे जो ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल ख़त्म करके हमें सिर्फ यहाँ पे BMI ग्रेटर देन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कि 24.9 या फिर उससे कम अगर BMI आएगा तो फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर तो हमारे पास हमारा जो BMI है वो 24.9 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 24.91 आ जाता है, 24.92 आ जाता है, 24.99 आ जाता है, तो वो फिर यहाँ पे आएगा इस क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो वो एल्स में नहीं जाएगा, हमें एल्स से बचना है। इसको हमने एल्स में नहीं रखना। जो हमारे पास 24.92 है, इसको हमने एल्स में नहीं जाने देना। अगर एल्स में वो चला गया तो फिर ये ओबीस शो हो जाएगी इसके लिए क्लासिफिकेशन। हालांकि इसके लिए क्लासिफिकेशन ओबीस नहीं है। ठीक है, और हम देखते हैं और कहाँ पे ऐसे मसाइल हो सकते हैं। ये भी हमारे पास ठीक हो गया 24.9 और उसके बाद 29.9 तक हमारे पास जो है ये क्लासिफिकेशन शो होगी ओवरवेट। उसके बाद जो हमारे पास 29.9 से बड़े होंगे, यानी कि 29.91 या फिर 29.92, वो जो है वो ओबीस के अंदर चले जाएंगे। अगर आप वो ओबीस में नहीं लेके जाना चाहते तो उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आप 30 और 30 से ज़्यादा वाले सिर्फ ओबीस में लेके जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप लिख दें 30 और यहाँ पे फिर इक्वालिटी आप ख़त्म कर दें। ठीक है जी, इक्वालिटी जब ख़त्म करेंगे तो 30 से छोटे जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। लेकिन जैसे आप 30 पे पहुँचेंगे और 30 से ज़्यादा होंगे वो सारे एल्स में चले जाएंगे। अब ये आपके पास जो फॉर्म है ये बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे मैं BMI की जो वैल्यू है वो अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर देता हूँ। BMI यहाँ पे मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ इक्वल्स टू 24.92। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से 24.93 में कह देता हूँ। अब ऊपर हमने यहाँ पे जो BMI कैलकुलेट किया ये प्रिंट तो हो जाएगा, ऊपर वाला BMI ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा देखें ये वाला BMI कैलकुलेट हुआ, प्रिंट अब यही BMI होगा जो कि हम वैल्यू इनपुट में देंगे। लेकिन यहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर अब जो BMI इस्तेमाल होगा वो ये वाला BMI है जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि वही वेरिएबल जब मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी, इसको जब मैंने नई वैल्यू असाइन की, इसकी जो पहली वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इस BMI की नई वैल्यू जो है वो हम अब यहाँ पे चेक करते हैं 24.93। देखिए अब कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये 24.9 जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, 24.9 से बड़ा, लेकिन ये 25 से छोटा है। हम पहले वाली फॉर्म दोबारा लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैं 24.9 जो है उससे इसको ग्रेटर नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूँ 25 जो है उसके बराबर या फिर उससे ग्रेटर। अब हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है BMI, इसकी वैल्यू जो मैंने खुद से स्पेसिफाई की 24.93, ये अब किसी इंटरवल में फॉल नहीं कर रही तो फिर ये एल्स में चली जाएगी और आपको क्लासिफिकेशन ओबीस शो होगी। मैं यहाँ पे फर्जी तौर पे लिख देता हूँ वेट फॉर एग्जांपल 67 है, हाइट है 1.67। BMI देखें, प्रिंट तो वो हो गया जो कि हमारे पास फार्मूला से आया है, प्रिंट वो BMI हुआ, लेकिन जो कंडीशंस है उन्होंने वो BMI पिक किया जो कि मैंने BMI को वैल्यू स्पेसिफाई की थी 24.93। तो वो क्योंकि एल्स में जानी थी, किसी कंडीशन में फॉल नहीं कर रही थी, तो ये ओबीस हमारे पास शो हो गए। ठीक है, ये मसला था जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा था। हालांकि जो हमारा BMI है वो 21.62 है। ठीक है, इसका उन कंडीशंस के साथ अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि BMI को मैं नई वैल्यू असाइन कर चुका हूँ 24.93। तो जब हमारा ये BMI इसकी वैल्यू जब 24.93, 24.92 या 24.95 इस तरह की वैल्यू आती तो वो फिर एल्स में चली जाती। जब एल्स में जाती तो फिर ये ओबीस यहाँ पे शो होता। तो इस ओबीस से बचने के लिए हमने वहाँ पे जो है उसको ठीक किया, उसकी थोड़ी सी फॉर्म। अब जो फ़र्ज़ी हमारे पास वैल्यू थी इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब वही वैल्यू BMI में इस्तेमाल होगी जो ऊपर कैलकुलेट होगी। और जहाँ पे इसको दोबारा मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 24.9। ठीक है जी, अब आपका जो कोड है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा जो वेट है फॉर एग्जांपल वो है 77 किलोग्राम्स या फिर 76.7 किलोग्राम्स, हम इसको ये क्या देते हैं, हाइट हम लिख देते हैं 1.76 मीटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो आपका BMI है
वो आ गया है 24.7611, ये फ्लोट के अंदर है। और उसके बाद आपके पास जो क्लासिफिकेशन है वो भी शो हो गई है नॉर्मल वेट, ठीक है। जब ये जो आपके पास है 24.76, ये क्यों शो हुआ है, इसके वजह से या फिर इसकी वजह से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी वो हम पीछे देख लेते हैं। 24.76 कहाँ पे फॉल करता है, 24.76 जो है हमारे पास वो यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। ये 24.9 से छोटा है तो क्लासिफिकेशन आपके पास शो नहीं थी नॉर्मल वेट, तो वो शो हो गया वहाँ पे, ठीक है जी। तो आपके पास आपका ये जो कोड है ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो क्लास एक्टिविटी थी BMI वाली, ये भी कंप्लीट हो गई है। तो आपने इस तरह से जो आपके पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करते हुए आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो अगर आप इनको अप्लाई करते हुए ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमने मिस्टेक ठीक की है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारे पास। जो हमारा मेन टॉपिक था वो तो बड़ा छोटा सा था, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ये टॉपिक छोटा सा था, कोड भी छोटा सा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्लास एक्टिविटी थी, ये हमने कवर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो BMI है इस वाली भी एक क्लास एक्टिविटी थी। ये दोनों क्लास एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जब ये दोनों क्लास एक्टिविटीज़ हमने अब कर ली हैं तो हमारे पास जो इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है और जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनको इस्तेमाल करने का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की लूप्स हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हमारे पास जो वाइल लूप का टॉपिक है इसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।